Hello learners, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. Friends, आज का जो वीडियो है वह होने वाला है क्लास 9th इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स संसाधन के रूप में लोग. This is the part 1 of the chapter in which we will try to cover the half of the chapter. So now we are going to do the summarized study in very easy and simple explanation in both the languages Hindi and English. For the exam purpose, it's a very important topic. So keep watching the video completely and very carefully. So let's start and know about which are the key points of the part 1 of this chapter 2 of economics. Let's know the key points. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले द टॉपिक पीपल एज रिसोर्स संसाधन के रूप में लोग क्या हैं, किन्हें कह सकते हैं. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मानव पूंजी निर्माण. साथ ही देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी में निवेश. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं. साथ ही हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में. आर्थिक क्रियाओं का किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है एंड विच आर द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एट लास्ट वी विल लर्न अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर कि किस तरह से काम का बंटवारा किया गया है या सोशल ट्रेंड में क्या देखा गया है, किस तरह से कामों को विभाजित किया गया है. तो इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करना शुरू करेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे पीपल एज रिसोर्स के बारे में. संसाधन के रूप में लोग क्या हैं, किन्हें कह सकते हैं. इट इज द वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्क प्लेस इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज. संसाधन के रूप में लोग को अगर हम उन्हें रेफर करें तो उन्हें रेफर करेंगे एज अ कंट्रीज वर्कफोर्स. लोगों के देश के अंदर जो कामकाजी लोग हैं उन्हें उनकी एबिलिटीज के साथ, उनकी स्किल्स के साथ, उनके कौशल और उनकी योग्यताओं के साथ हम उन्हें संदर्भित करते हैं किसके रूप में, संसाधन के रूप में. तो इसी तरह जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो क्या कहलाती है, इट्स ऑल्सो कंसिडर एज अ ह्यूमन रिसोर्स. मानव संसाधन भी हम कहते हैं हमारी जनसंख्या को. लाइक अदर रिसोर्सेज की तरह जैसे लैंड है और अदर मिनरल्स हैं, ये इन सब की तरह पॉपुलेशन भी क्या है, हैज ऑल्सो अ ग्रेट पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ गुड ह्यूमन रिसोर्स. इनके अंदर भी क्या है, जनसंख्या के या लोगों के साथ भी क्या है, एक बहुत अच्छी संभावना है इनके अंदर कि अगर हम इन पर क्या करें, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें तो इनको भी डेवलप कर सकते हैं एज अ गुड ह्यूमन रिसोर्स की तरह से. द पॉपुलेशन कैन बी टर्न, क्या कर सकते हैं हम, ह्यूमन रिसोर्स कैसे तैयार करेंगे पॉपुलेशन के थ्रू, बाय इनहेंसिंग देयर हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स. उनकी योग्यताओं में, उनकी शिक्षा में और उनके स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करके हम ये काम कर सकते हैं. मानव संसाधन, एक अच्छा मानव संसाधन में बदला जा सकता है. एक जनसंख्या को भी एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह टर्न कर सकते हैं. आगे हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, मानव पूंजी का निर्माण किस तरह से किया जाता है. सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन कैपिटल से आप क्या समझेंगे. Human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in human being. मानव के अंदर जो क्षमताएं हैं, कौशल हैं, जो उनका ज्ञान है, जो कि एक प्रोडक्टिव मैनर में है, वही क्या है, एज अ ह्यूमन कैपिटल कंसीडर किया जा सकता है. इसे हम मानव पूंजी कहेंगे. यानी कि मानव के पास जो उनके अपने कौशल और योग्यताएं हैं वही मानव पूंजी है. एंड व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड by becoming more educated and healthy, it's called human capital formation. मानव पूंजी का निर्माण क्या है, एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस. जब हम क्या करते हैं, when we develop the human resource and the people can be turned the more educated and healthy. हम क्या कर सकते हैं, लोगों को उनकी क्षमताओं का विकास करके, उनको ज़्यादा शिक्षित और स्वास्थ्य प्रदान करके हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को, एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं. और यही प्रोसेस को हम कहते हैं मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब यहाँ देखें तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, मानव पूंजी
हर मामले में क्या है, अदर रिसोर्सेज से, जैसे लैंड है या फिजिकल कैपिटल है, किसी भी तरह की मशीनरी है, मिनरल्स हैं, उन सब से क्या है, सुपीरियर है, ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि मानव पूंजी का निर्माण ही क्या करता है, बाकी अदर फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में एडअप करता है। किस तरह से? प्रोडक्टिव पावर एडअप करता है देश की। किस तरह से करता है? क्योंकि मानव पूंजी निर्माण होगा तभी वो क्या करेगा, अपनी एबिलिटीज का, अपनी प्रोडक्टिव नॉलेज का यूज करके, स्किल्स का यूज करके अदर फिजिकल कैपिटल को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव करेंगे, और उनकी जो प्रोडक्टिव पावर है उनको भी इनहेंस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक काफी इंपॉर्टेंट जो है देश के लिए और उसकी प्रोडक्टिव पावर को इनहेंस करने के लिए। आगे हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। मानव पूंजी में निर्माण करना क्यों जरूरी है और क्या है, देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एटसेट्रा कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। जब हम क्या करते हैं, मानव पूंजी में निवेश करते हैं, यानी कि हम लोगों को शिक्षा प्रदान करके या ट्रेनिंग के थ्रू या उनको उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रदान करके हम उनको एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में, भविष्य में हमें एक अच्छी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। देश की आर्थिक व्यवस्था में काफी सुधार होता है, जैसे कि जापान ने किया है। अपने यहाँ एक ह्यूमन कैपिटल में बहुत अच्छा निवेश ये करता है और एक बहुत अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस यहाँ पर देखी गई है, जिसी की वजह से जापान क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है। दिस कैन बी सीन, इसके रिजल्ट हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons as well as the higher productivity of healthier people। तो जो इन्वेस्टमेंट है, मानव पूंजी में हम जब निवेश करते हैं, उसके डायरेक्टली रिजल्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, हायर इनकम के रूप में, जो कि अर्न की जाती है उन लोगों की प्रोडक्टिविटी के थ्रू, उन लोगों की हायर प्रोडक्टिविटी के थ्रू, जो कि कैसे लोग हैं, ज़्यादा मोर एजुकेटेड हैं या जिनको बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स हैं, जो या फिर जो हेल्दियर पीपल है, उनकी हायर प्रोडक्टिविटी की वजह से हायर इनकम होती है। हायर इनकम की वजह से एक देश की इकोनॉमी में जबरदस्त सुधार होता है, देखा जाता है। तो एडवांटेज क्या है, ओवरऑल एडवांटेज क्या है इसका इन्वेस्टमेंट का, वो देखेंगे। द पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असेट। हम पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, जैसा कि माना जा रहा था या सोचते थे, एक इस तरह से हम सोचते थे कि जनसंख्या क्या है, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बोझ है, एज अ बर्डन है, बट इट्स नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी देखने को मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा बर्डन क्यों देख रहे हैं, अगर हम इसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके, तो क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को भी एक प्रोडक्टिव असेट बनाया जा सकता है, देश की संपत्ति हो सकते हैं देश के लोग, देश के लिए बोझ नहीं होंगे अगर हम क्या करेंगे, उनकी गुणवत्ता में सुधार करें बाय enhancing their education, training और their other skills and abilities through the giving the facilities। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जान लेते हैं कि लोग जो हैं, हम जानते ही हैं कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उन एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाइड कर दिया है इकोनॉमिक। और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं पहले देखेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आर्थिक क्रियाएं, अर्थ यानी धन कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी क्रिया है जो लोगों के द्वारा की जाती है इन डेली लाइफ, वो कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, डॉक्टर हैं या टीचर हैं या कोई भी जो फैक्ट्री पर्सन्स हैं या टेलर है, या बहुत से आसपास आपको लोग देखने को मिलेंगे, वेजिटेबल वेंडर हैं और ग्रोसर्स हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और उन सर्विसेज के लिए उन्हें क्या मिल रहा है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए जो उनके थ्रू की जा रही है, उनके थ्रू उन्हें इनकम हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। तो इस तरह की एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। तो वहीं कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होती है उन लोगों के लिए, और वो उसको सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि हमारी जो घर में हमारे फीमेल्स होती हैं, स्पेशली हमारी मदर होती हैं, वो बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती हैं, पूरा दिन भर काम करती हैं
और अलग अलग फॉर्म्स में वो जो हमारी हेल्प करती हैं, पूरी फैमिली को संभालती हैं, उसके लिए उनको कोई पेमेंट या सैलरी नहीं मिलती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं वो किस में आ गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ गई हैं। इसके अलावा पूजा पाठ है, किसी की देखभाल करना है, मदद करना है, गरीबों की मदद करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि इसमें आएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी। उनसे इनकम जनरेट नहीं होती बल्कि वो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपने डिफरेंस समझ लिया है। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है, को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी प्राथमिक क्रियाएं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहला पार्ट अबव पार्ट जो कि यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं, वे किससे जुड़ी हुई हैं, with the extraction of natural resources और the production of the natural product। तो इस तरह से जो क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं, उसमें हम शामिल करते हैं एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्री है, वानिकी है, पाउल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गी पालन है, लिव स्टॉक रियरिंग है, पशुपालन है, या माइनिंग है, खनन है, और इससे इस तरह से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं वह प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला हम देखें सेकेंडरी, द्वितीय क्रियाएं। तो द्वितीय रूप में जो आर्थिक क्रियाएं हैं वे क्या हैं, वो मेनली किससे जुड़ी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं, विनिर्माण से जुड़ी हुई हैं, यानी किसी भी तरह के नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करके उसकी एबिलिटी को, उसके अंदर कैपेसिटी को, या उसकी यूजेबिलिटी को, या यूटिलिटी कह लीजिए, उसको इन्हेंस करना और उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ये जो प्रक्रिया होती है ये किस में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है। और इसी तरह हम देखें जो थर्ड है हमारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो है टर्शरी यानी कि तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक रूप में जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वह ज्यादातर सेवाओं से जुड़ी हैं। यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर और एक्टिविटीज। तो इस तरह से जो सेवाएं हैं वो कौन कौन सी तृतीय क्रियाएं हैं, जैसे कि एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन है यानी कि संचार है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, टूरिज्म है, और ट्रेड है, और बैंकिंग है। बहुत से अदर एक्टिविटीज जो हैं जो सेवाएं प्रदान करती हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती हैं, तो वो तृतीय क्रियाएं कहलाएंगी। इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आगे हम देखेंगे कि जो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी है, मार्केट एक्टिविटीज, और वहीं दूसरा भाग है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो मार्केट एक्टिविटीज क्या है देख लेंगे। तो बाजार क्रियाएं वह क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर रिम्यूनरेशन, यानी कि रेम्यूनरेशन में पारिश्रमिक, यानी कि जो सैलरी है या वेजेस है, मजदूरी है, यानी कि वो एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज जिसको करने के बाद उन्हें क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट या पेमेंट दी जाती है। उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं किसी भी तरह के गुड्स का, या सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, यहाँ पर उनको काम करने के बदले क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी या वेजेस के रूप में पेमेंट मिलती है, या प्रॉफिट वो वहां पर अर्न करते हैं। तो वही नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है, जस्ट अपोजिट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कैरीड आउट फॉर सेल्फ कंजप्शन। स्पेशली यहाँ पर क्या होता है, उन ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काम करने के बदले, यानी कि इस एक्टिविटी में होता क्या है कि जो ह्यूमन है वो उनको उनके काम के बदले क्या मिलता है, उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता, कोई सैलरी या वेजेस नहीं दी जाती हैं, जबकि वो काम किस लिए करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए। जैसे कि एग्जांपल ले लें तो कुकिंग फूड फॉर फैमिली, कि हम क्या बना रहे, खाना बना रहे हैं, लेकिन किसके लिए, फैमिली के लिए, उनकी फीडिंग के लिए, यानी कि परिवार के लिए खाना बनाना। तो इसमें क्या होगा, सेल्फ कंजप्शन के लिए हुई है प्रोसेस, तो यहाँ पर इनको कोई सेलिंग तो हुई नहीं है, तो इसलिए कोई इनकम या कोई प्रॉफिट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ये किस में आ गई, नॉन मार्केट एक्टिविटी में। सेम ऐसे ही गिविंग ट्यूशन टू आवर सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों को, अपने रिलेटिव्स को ट्यूशन देना, उनको हेल्प करना स्टडी में, या किसी तरह से कोचिंग देना उनको। तो इस तरह की एक्टिविटीज क्या होगी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी तरह की इनकम नहीं मिली है, किसी तरह की सैलरी या वेजेस जनरेट नहीं हुई है।
तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। आगे हम देखेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर, जो लास्ट टॉपिक है हमारा वह है डिवीजन ऑफ लेबर पार्ट 1 में। इसमें यह दिखाया गया है कि जो श्रम का बंटवारा किस तरह से है, सोशल और जो हमारा कल्चरल पिछला जो हमारा ट्रेंड रहा है सोसाइटी में, वहाँ ये देखने को मिला है जो मैन है और वुमेन है, इन दोनों के बीच में काफ़ी कंट्रास्ट है। डिवीजन ऑफ लेबर को की बात करें तो यहाँ पे ये देखा गया है जो मैन है दे यूजुअली हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखते ही आए होंगे कि एक सोशल ट्रेंड है कि जो देखा गया कि मैन के लिए कहा गया है कि उनका काम बाहर का होता है, आउटडोर एक्टिविटीज का होता है, मनी जनरेट करने का होता है, ठीक है। और वहीं वुमेन्स के लिए ये सोशल ट्रेंड है कि उनका काम घर के अंदर का होता है और घर को संभालना, एज अ होम मेकर उनको ड्यूटी दी जाती है। तो इसी वजह इसका प्रभाव एजुकेशन पर भी पड़ता है। तो वहीं मैन को क्या है, दे आर कंसिडर एज अ हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड, और जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है फॉर देयर सर्विसेज, उनकी जो सर्विसेज वो देते हैं सोसाइटी में किसी तरह की, उसके लिए उन्हें अच्छी पेमेंट भी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है उनको उनकी सैलरी भी एज कंपैरेटिव टू द विमेन, उनकी सैलरी भी हाई होती है। चाहे वो किसी कंपनी या एजुकेशन ऑक्यूपेशन से जुड़ते हैं तो उनकी जो इनकम है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होती है, और इसीलिए उनको जॉब सिक्योरिटी भी होती है यहाँ पर कई तरह की। और वहीं अगर हम बात करें विमेंस के लिए तो वो यूजुअली क्या होते हैं, लेस एजुकेटेड और स्किल्ड होती हैं, क्योंकि उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई होती हैं या उतने उन्हें राइट्स इंश्योर नहीं किए होते हैं, जिसकी वजह से वो लेस एजुकेटेड या स्किल्ड रह जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, उनकी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि हमने देखा एज अ मदर होम मेकर हैं, उनकी सर्विसेज के लिए उन्हें अक्सर क्या क्या कोई पेमेंट भी नहीं मिलती है, दे आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज। और या हम कह सकते हैं कि दे आर लेस पेड फॉर देयर सर्विसेज, क्योंकि इससे क्या होता है उन्हें लो सैलरी दी जाती है। अब किसी भी कंपनी में, बड़ी कंपनीज में या फैक्ट्रीज में या फिर जहाँ कहीं भी किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ ये अक्सर देखा गया है कि जो जेंट्स हैं उन लोगों की सैलरी का क्राइटेरिया जो है या सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हैंडसम सैलरी उन्हें मिलती है। वही वीमेंस को एज कंपैरेटिव टू देम उनको लो सैलरी मिलती है, ठीक है। और उनकी सर्विसेज भले ही इक्वल हों लेकिन सैलरी के मामले में हमेशा पीछे रह जाती हैं, इसलिए उनको नो जॉब सिक्योरिटी। ऐसा भी देखा गया है कि विमेंस को जो है जॉब सिक्योरिटी जैसी चीज़ें, मैटरनिटी लीव है और बहुत सी अलग सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती हैं। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो हिस्टोरिकल और कल्चरल पहले से एक ट्रेंड रहा है, जिसके कारण एक इमेज बन गई है, स्टीरियोटाइप, जिसके कारण ये सारी चीज़ें देखने को, ये कंट्रास्ट जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो देखने को मिलता है। और इस तरह की चीज़ों को हम कैसे कम कर सकते हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करके, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देके, वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस डिवीजन ऑफ लेबर जैसे दिखाया गया है उसकी स्थिति को हम बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। और विमेंस का भी एक बहुत अच्छा ग्रेट कंट्रीब्यूट रह सकता है इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में, इस तरह से। और यहाँ पर जो है हमने पार्ट 1 का जो टॉपिक है सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। हाफ ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू watching the complete video. Please like and comment and do subscribe the channel also for more such videos, and keep waiting for the part 2. Thank you so much once again.